मुख्य कंसेप्ट के लिए मैं अपने विचार रखूं। इससे पहले मैं अपने विचार रखूं, मैं अपना परिचय एक बार आप सभी को बता दूं। मैं समण चंद्र मोहन, और पेशे से मैं हेड मास्टर हूं स्कूल में। हरियाणा के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं, और लगभग 25 वर्ष की हमारी नौकरी हो चुकी है शिक्षा क्षेत्र में। और इससे पहले हम शिक्षा क्षेत्र में जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट के शिक्षक साथी थे, उनको जोड़ने का, ऑर्गेनाइज करने का कार्य करते रहे हैं 18-20 साल से। और मैं हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ में राज्य स्तर का पदाधिकारी रहा हूँ, राज्य प्रधान भी रहा हूँ। पूरे हरियाणा के शिक्षकों को हमने ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन 18-20 साल के अनुभव के बाद आज हम इस निष्कर्ष पर ही पहुंचे हैं कि हम सभी संगठन, जब संगठनों की गिनती हमारे सामने आई और समन संघ के संपर्क में हम आए, तो पता चला कि ये 29 लाख संगठन हमारे रजिस्टर्ड संगठन है समणों के। और जिस उद्देश्य को लेके हमारे सभी संगठन लगे हुए हैं, वो उद्देश्य आज तक हम प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, छोटे मोटी बातें हम लोगों को बता पाए, आंदोलन भी करते रहे, बड़ी बड़ी सभाएं भी करी, रैलियां भी करी, और हम अपने आप को यही मानते रहे कि हम अम्बेडकराइट लोग हैं और बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, और हम कहीं ना कहीं समाज में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखने पे ये पाया कि हमारे साथ जितने भी शिक्षक लोग जुड़ते थे, जो कि आज के समण संघ का कंसेप्ट भी है कि समण युवाओं के बौद्धिक विकास में समण शिक्षाविदों की या समण शिक्षाविदों का मुख्य योगदान कैसे हो। तो जितने भी हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ते थे, चाहे वो स्कूल कैडर के थे, कॉलेज कैडर के थे, आईटीआई के थे, यूनिवर्सिटी के थे, अलग अलग विभागों से थे, तो सभी लोगों का एक ही मुख्य उद्देश्य रहता था कि हमारी जो टीचर्स की, कर्मचारियों की जो डिमांड है, हमें प्रमोशन का इश्यू है, मुख्य विषय हमारा ये रहता था। वे शेड्यूल कास्ट के जितने भी कर्मचारी है, अध्यापक है, शिक्षक है, और हरियाणा में तो विशेषकर खास बात ये थी कि हरियाणा में शेड्यूल कास्ट के लोग प्रमोशन से बहुत ही वंचित थे जब से हरियाणा बना है। तो इसलिए बार बार हम यही प्रयास करते थे, और हम लोग इस बात में अपने आप को ये समझते थे कि हम लोग सफल हैं, और आने वाले दिनों में जल्द ही सरकार हमारी बात मान लेगी, इनके ऊपर दबाव जाएगा। और बड़ी संख्या में हमने शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य कर्मचारियों को भी इकट्ठा करने का, लगभग 14-15 डिपार्टमेंट शेड्यूल कास्ट के, SC ST OBC के कर्मचारियों के संगठन हमने इकट्ठे किए, और हमने ऑल हरियाणा शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन करा हरियाणा में। लेकिन बावजूद उसके भी हमारे अधिकार और सारी की सारी जो चीजें हैं वो आज ज्यों की त्यों हैं, कुछ मिल नहीं पाया। और हम ये देखते थे कि कहीं ना कहीं जितने भी संगठन हैं, और संगठन में जो भी लोग काम करते हैं, तो दो प्रकार के लोग तो हमेशा पाए जाते हैं वहां पर भी, श्रमण और वमन प्रवृत्ति के। जो श्रमण लोग हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं, और कहीं ना कहीं निष्ठापूर्ण या महापुरुषों की जो विचारधारा है उसके अनुसार अपने आप को सही काम करवाते हुए प्रतीत भी होते हैं। लेकिन दूसरे ही हमारे लोग वमन प्रवृत्ति के भी लोग हैं, जो बहुत बड़े उसमें, मतलब संगठन को नीचे गिराने में, तोड़ने में, या सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो करने में सफल रहते हैं, और समन प्रवृत्ति के लोग असफल हो जाते हैं, वमन प्रवृत्ति के लोग उसमें बढ़ जाते हैं।
तो इन सभी बातों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर ही पहुंच पाए हैं कि जो समण संघ है, जो समण विचारधारा है, वही जो विचारधारा जो जोड़ने जुड़ने की है, तो वही विचारधारा हमें आने वाले समय में सफलता की ओर लेके जाएगी। तो इसलिए शिक्षा विभाग के साथ साथ जितने भी अन्य विभाग के कर्मचारी हैं, आम लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उन सभी को समण संघ के माध्यम से एक संघ के साथ जोड़ने का, संगठनों को छोड़कर संघ के साथ आने का निश्चय लेकर ही हम समण संघ में मतलब शामिल हुए हैं। और हम मैं लगभग समण संघ से लगभग 1.5-2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और बीच बीच में मैं समझता भी रहा, बातचीत भी करता रहा, और मौका मिलने पर कुछ कार्य भी हम करते रहे। कुछ सामाजिक परिदृश्य या पारिवारिक स्थिति इस प्रकार की थी कि हम काम करते करते बीच में मतलब स्थिरता भी आती थी। और ये सभी को पता है कि जब हम एक जगह से जुड़ जाते हैं और जब कोई दूसरी विचारधारा या इस प्रकार से दूसरा जो बदलाव होता है, तो उसको आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। तो हमने भी अभी पिछले दिनों लगभग 2-3 महीने से हमारे जो हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ का मैं राज्य महासचिव था, तो सारे पदों से हमने वहां से छुटकारा पा लिया और अपनी जिम्मेवारी वहां से समाप्त कर दी है। तो अब मैं या हमारे साथी जो कैथल में है, कैथल हरियाणा का एक छोटा सा जिला है, और कैथल में बहुत सारे साथी सक्रिय हैं जो अलग अलग संगठनों में लगे हैं। और सेम पोजीशन जैसे पूरे भारतवर्ष में है, सेम पोजीशन हम कैथल में भी देख रहे हैं। हमारे छोटे से शहर में भी हमारे इतने सारे टुकड़े हैं, संगठन हैं, जो लगातार चंदे, पर्ची और पद प्रतिष्ठा मंचमाला के चक्कर में हमारी जो एकता को यहाँ पर भी खराब कर दिया गया पूर्ण रूप से। कोई भी साथी ये उम्मीद नहीं कर सकता कि कोई न कोई एक अन्य जो संघ है, जो कुछ ग्रुप है भाई, ये आपको निजात दिला देंगे इन चीजों से। तो इसलिए बैठनी ये है कि पिछले दिनों से हमने समण संघ की जो विचारधारा को अपनाते हुए और कैथल में सन्निपात बाहुल की जो प्रक्रिया शुरू की है। वैसे तो हम घर पर और पिछले साल से 8-10 बार सन्निपात बाहुल कर चुके हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से हमने कैथल में अभी पिछले महीने से हमारा जो अभी शनिवार था, शनिवार के दिन छठा सन्निपात बाहुल हुआ है। और हमने कैथल में दूसरी जगह 2 स्थानों पे वो जो हमारा दूसरा सन्निपात बाहुल रविवार को था। तो हम वहां पे लोगों से बातचीत करते हैं, अपने जो समण ग्रंथ है, समण विचारधारा है, उसको बताते हैं। कुछ लोग ध्यान से सुनते हैं, कुछ लोग नजरअंदाज करते हुए बैठ जाते हैं और फिर उठ के चले जाते हैं। तो लेकिन ये सारी जो बातें हैं हम करते रहेंगे। और जब भी सतत प्रक्रिया कोई भी होती है, कोई भी लगातार प्रैक्टिस होती है, तो निश्चित रूप से उसमें सफल हुआ माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है भी, जो समण शिक्षक है, अगर हम बात करें तो शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। और वास्तव में शिक्षक राष्ट्र निर्माता भी है। जिस तरीके से देश की सारी जो समस्याएं हैं शिक्षक मतलब शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से दूर की जाती है। हम खुद शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाते भी है। सोशल स्टडी के माध्यम से हम जितनी भी समस्याएं हैं, हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, धार्मिक समस्याएं हैं, और अन्य प्रकार की जितने भी भ्रष्टाचार की है या जातिवाद की है, जितनी भी समस्याएं हैं, हम सिलेबस में बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। और सरकार का और मतलब एनसीईआरटी का भी और देश के शिक्षाविदों का भी यही मानना है कि सारी की सारी समस्याएं, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से देश के लोगों को समझाया जाता है और देश की समस्याएं खत्म की जाती है। तो पिछले दिनों जिस जिस तरीके से हम जनसंख्या शिक्षा है, जो है मतलब प्रौढ़ शिक्षा है, कितने इतने माध्यम हैं
और आज हम देखते हैं कि हमारे जो सिलेबस है इस प्रकार की समस्याओं को मतलब सिलेबस से ही निकाल दिया गया है छोटी क्लासों में। हो सकता है बड़ी क्लासों में ये हो, कॉलेज कैडर में हो, लेकिन छोटी क्लासों में इस प्रकार के जो पाठ थे वो सारे के सारे, चाहे वो आतंकवाद की समस्या थी, चाहे वो गैर बराबरी की समस्या थी, चाहे वो जनसंख्या शिक्षा की थी, चाहे वो महिलाओं की जो गैर बराबरी की समस्या थी, बहुत सारे जो समस्याएं थी वो आज सिलेबस में शामिल नहीं है। तो जब तक लगातार प्रैक्टिस नहीं होती, जब तक लगातार उन बातों पे जिक्र नहीं होता और जनता तक या आम लोगों तक वो बात नहीं पहुंचाई जाती शिक्षा के माध्यम से, तब तक वो कोई भी देश की सरकार या कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। तो आज हम समण संघ के माध्यम से जो हमारी जो समस्या है भाई, हम इतने टुकड़ों टुकड़ों में बंटे हुए हैं, तो उसको लगातार जब तक हम लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लगातार लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, लगातार अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम संघ को मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो संघ को मजबूत करने के लिए हमारी जो संगीतियां हैं, जो अभी तो ऑनलाइन भी संगीतियां लगातार पिछले 4 साल से चल रही है, लेकिन जो हमारी फिजिकल मीटिंगें हैं वो सबसे बड़ा माध्यम है बदलाव लाने का। तो निश्चित रूप से हम उसमें मतलब मजबूत होके लगे। और ये बात मैं एक जातक कथा के माध्यम से, तथागत बुद्ध ने जो आज से 2600 साल पहले जो एक जातक कथा कही है, वैसे तो जातक कथाएं हमारी 547 जातक कथाएं हैं। और यहाँ तक भी बताया गया है भी, अगर आप जातक कथाओं का अध्ययन कर लेंगे, जातक कथाओं को सही तरीके से पढ़ लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे, तो आपके 40% समस्याएं तो जीवन में अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो कितना बड़ा जो मैं सुन रहा था जातक कथाओं के बारे में, मैंने थोड़ी बहुत जानकारी ली, तो मैंने देखा और मैंने पाया कि जो लोग बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज है, बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के जो ट्रेनिंग करवाने वाले अपने अधिकारियों को, मैनेजरों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, आईएएस और बड़े बड़े अधिकारियों को जो ट्रेनिंग करवाने के लिए जो कथा और कहानियों का जो उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं, वो जातक कथाओं में से करते हैं। और जातक कथाएं प्रबंध हमें सिखाती हैं। और बुद्ध के समय, तथागत बुद्ध के समय, आज से 2600 साल पहले हम कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार की कथाएं और इस प्रकार के जो समस्याओं का हल करने वाली कथाएं उस समय रही होगी। और उस समय का काल जो हमारा स्वर्णिम काल रहा है और बहुत अच्छा काल रहा है, जिसकी आज हम दोबारा से कल्पना करना चाहते हैं और दोबारा स्थापित करना चाहते हैं समण व्यवस्था को। तो उस समय के लोग कितने मतलब सुखी थे और अपनी समस्याओं को मिल बांट कर कथा कहानियों के माध्यम से ही हल करते थे। तथागत बुद्ध के पास कोई ऐसी दवाई नहीं थी या कोई ऐसी गोली कैप्सूल नहीं था जो लोगों को जो लोगों की समस्याओं को कोई लिख के बताते थे या इलाज से रिकमेंड करते थे। वहां पर मतलब बुद्ध के सामने जो भी समस्याएं लेके आते थे वो उसकी केस स्टडी करते थे, और केस स्टडी करने के बाद उसके रिलेशन में, उसके संबंध में उसी टाइप की वो कथा उनको सुनाते थे। और कथा सुनने के बाद सामने सुनने वाले जो भी भिक्षु होते थे या जो भी श्रमण लोग होते थे, उनकी सारी समस्याएं वो दूर हो जाती। सुनने के बाद उनको वो अपनी समस्या का हल मिल जाता था, हल मिल जाता था। तो उनकी समस्याएं हल हो जाती थी। तो एक जातक कथा जो 2600 साल पहले जो जातक कथा कही गई है, उसका नाम महिला मुक्त जातक कथा है। उसमें हम जो ये कथा तथागत बुद्ध ने कही है, तथागत बुद्ध जब जैतवन में विहार करते हुए, और ये कथा कहते हैं देवदत्त के बारे में। देवदत्त के बारे में हम अपने संघ में भी बार बार जिक्र करते हैं कि जो संघात किया था देवदत्त ने, और बुद्ध ने देवदत्त को अपने संग में नहीं लिया और पूरी जिंदगी ताउम्र वो मतलब इसी तरीके से अपना जीवन उन्होंने समाप्त कर लिया। तो संघात की संग में वापसी नहीं होती। लेकिन तथागत के समय जो देवदत्त उसका चचेरा ही भाई था, और ये बताया गया है कि देवदत्त ने संघ में शरण ली थी, और बुद्ध के साथ ही उन्होंने मतलब वहां पे संघ में शरण ली थी। बुद्ध के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़े थे वो। तो उसके बाद उसने संघ में उसका विवाद हो गया, मतलब विवाद छेड़ दिया और संघ में फूट डालने का कार्य उन्होंने किया।
और फूट डालने का जो एक कारण था उस समय, कारण ये बताया गया है, मतलब कथा की जो पृष्ठभूमि है उसमें ये बताया गया कि देवदत्त ने अजात शत्रु को अपने पक्ष में कर लिया। और जो अजात शत्रु जो वहां के राजा थे उस समय, उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राज छीना हुआ था। अपने पिता की हत्या करके राज छीना हुआ था। और हत्या के कारण जो उसके राज्य की जो जनता थी वो अजात शत्रु के विरोध में थी। तो इस बात का फायदा उठाकर देवदत्त ने अजात शत्रु के साथ बड़ी मतलब अपनी मित्रता स्थापित करी और उसका आश्रय प्राप्त किया, मतलब उसकी निकटता हासिल करते, जैसे राजा के साथ इतनी निकटता हासिल कर लेंगे तो सारी सुविधाएं और सारी जो शक्तियां हैं कुछ समय के लिए उसको मिल जाती है। तो देवदत्त ने ये अजात शत्रु के साथ मतलब राजा से सहायता और उसकी दोस्ती हासिल कर ली। तो उधर देवदत्त ने षड्यंत्र रचते हुए बुद्ध पर, आप सभी जानते हैं, कई बार आक्रमण भी करवाए, उनकी हत्या भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें वो विफल रहे। अंत में देवदत्त ने गया में जाकर अलग से अपना एक संघ स्थापित कर लिया। और बुद्ध के संघ में थे जो उनके जितने भी हमारे भिक्षु थे और बुद्ध के संघ में शामिल लोग थे, वो एक एक करके देवदत्त ने अपनी तरफ मिला लिए। तो यहाँ तक बताया गया है कि तथागत बुद्ध मतलब एक बार आजाद मतलब अकेले ही पड़ गए, मतलब आजाद जो देवदत्त थे उसकी कुटिल चाल और उसकी जो मतलब विरोधी संघ विरोधी गतिविधियां थी, उनके कारण जो भिक्षु संघ थे वो उनके बहकाई में आकर और देवदत्त के साथ हो चुके थे होलिये। और तथागत बुद्ध एक टाइप से लगभग अकेले ही पड़ गए थे। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि जब पता चला कि जो अजात शत्रु के महल से, राजा के आश्रय से देवदत्त के पास जो भिक्षु जाते थे, उनके जो भोजन था, उनकी ऐशो आराम की बहुत सारी चीजें वहां पे उनको मिलती थी। तो एक उनका बड़ा आकर्षण का कारण ये रहा कि सारी सुविधाएं, एक तरफ तो तथागत बुद्ध के साथ जहाँ पे ऐशो आराम की कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई भोजन इस प्रकार की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, अपना मेहनत से और धर्म के अनुसार श्रम के अनुसार वो कमा के खाते थे। लेकिन दूसरी तरफ देवदत्त के पास जाके राज आश्रय में वहां पे इतनी सारी सुविधाएं, इतना मतलब अच्छे से अच्छा पकवान, अच्छे से अच्छी सुविधाएं वहां पे मिलने लगी। तो काफी सारे जो भिक्षु थे, ज्यादातर भिक्षु देवदत्त के बहकावे में आकर उसके संग में शामिल हो गए। तो ये राजगृह में उस समय देखा कि दो संघ चल रहे थे और जो भिक्षु लोग थे वो बहुत दुविधा में थे। उनकी दुविधा ये थी कि वो तथागत बुद्ध के संग में रहे या देवदत्त के साथ संग में जाएं। देवदत्त के साथ संग में जाएंगे तो वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, और बुद्ध के साथ संग में रहेंगे तो वहां का जो सामान्य जीवन है, कठोर जीवन है, काफी तपस्या वाला जीवन है, तो वहां पे उनकी मुश्किलें थी। तो जो भिक्षु संघ के जो भिक्षु थे वो इस दुविधा में थे। तो इसलिए मतलब उनके मन में बहुत ही दुविधा चल रही थी। और एक दिन एक कथा फिर इसी से आगे शुरू होती है कि एक जो भिक्षु था उसने अपने मित्र के साथ बुद्ध के संग में वो शामिल हुआ था। और देवदत्त के साथ जो मतलब जो भिक्षु बुद्ध के संग में शामिल हुआ था उसके साथ अपना मित्र भी था जो एक ही समय में बुद्ध के संग में शामिल हुए थे। लेकिन वो खुद देवदत्त के संग में चला गया। लेकिन जब भी वो अपने मित्र को मिलता था आगे पीछे, तो उनको बताता था कि हमारे तो यहाँ बहुत अच्छे ऐशो आराम की चीजें हैं, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा भोजन है, और तुम खाम खा वहाँ बुद्ध के संग में वहाँ पे परिश्रमी और परेशानियों से और समस्याओं से जूझ रहे हो, तुम यहीं पे आ जाओ। तो जो भिक्षु था वो ये बात समझ नहीं पाया उनकी बातों में। लेकिन जब भी वो निकलता था, वो उनकी जो उसका दोस्त था वो भिक्षु, वो उसकी बातों में आ गया और धीरे धीरे करते वो देवदत्त के संग में शामिल होने लगा।
लेकिन दिखाने के लिए वो बुद्ध के संग में रहा। लेकिन जैसे ही वो सुबह जाकर सुबह चला जाता था और वहां से खा पी के शाम को वापिस बुद्ध के संग में आ जाता था। तो ये लगातार कार्य चलता रहा। तो ये प्रोग्राम जैसे ही लोगों मतलब दूसरे भिक्षुओं को पता लगा, क्योंकि जो है झूठ है वो लंबे समय तक नहीं चलती, सच्चाई सामने आ जाती है। तो इस तरीके से जब अन्य भिक्षुओं को जो उसका पता लगा, तो उस भिक्षु को पकड़कर वो बुद्ध के पास ले गए, अपने शास्त्रा के पास ले गए। तो जाके वहां पे बुद्ध ने कहा भिक्षुओं को कि आप इस अनिच्छुक भिक्षु को यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तो कहते हैं कि बनते यह भिक्षु आज मतलब आपके द्वारा प्रज्वलित है, लेकिन देवदत्त के संग में जाता है, उसका भोजन ग्रहण करता है। तो बुद्ध पूछते हैं कि क्या तुम सचमुच में धर्म से कमाया हुआ है, श्रम से कमाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। बुद्ध मतलब उस भिक्षु से पूछते हैं जो देवदत्त के संग में जाकर भोजन करके आते हैं। तो वो जो भिक्षु है वो कहता है, उसका जवाब है मतलब वो चालाकी से जवाब देता है कि देवदत्त मुझे भोजन नहीं देता। भोजन तो अन्य मनुष्य है जो वहां पे देते हैं और मैं उन्हीं से ग्रहण करता हूँ और उन्हीं का खाता हूँ, लेकिन देवदत्त नहीं देता। अपना बचाव करता है इस प्रकार के बहाने लगाकर। लेकिन तथागत बुद्ध इस बात से समझ आते हैं और ये कहते हैं कि तुम अपना बचाव मत करो। देवदत्त एक अनाचारी है, दुशील है, उन्होंने अपनी सीलों को नष्ट किया हुआ है। तुम इस तरह मेरे संग में रहते हुए दूसरे संग में जाकर भोजन ग्रहण करता है, तुम सदा से ही ऐसे। बुद्ध उनके बारे में यही कहते हैं कि तुम भी सदा से ही ऐसे मतलब संगति प्रेमी रहे हो, जहां जो संगति मिलती है उसी में पड़ जाते हो। तो ये समस्या जो है आज हमारे बहुत सारे साथी है जो अलग अलग संघों में संगठनों में है। कहने का तो हो सकता है हमारे समन संघ में भी शामिल हो, लेकिन वो अन्य संगठनों में भी शामिल रहते हैं और वहां पे भी सुख सुविधाएं पद प्रतिष्ठा मंच माला लेकर फिर वापिस समन संघ में आकर अगर बात करेंगे, तो एक बहुत बड़ी दुविधा है उनके बीच में। तो ये किस तरीके से वो ठीक की जाए। तो हमारे बहुत सारे साथी इस पर दुविधा में हैं। तो आज की हालत देखकर हमारी जो संस्थाएं हैं संगठन हैं उनके सदस्य, कहीं तो ये पता लगता है कि एक एक व्यक्ति चार चार पांच पांच संगठनों का सदस्य है, पदाधिकारी है, लेकिन अपनी मेहनत कहीं पे भी एक भी संगठन में वो स्थायी नहीं रह पाता और निष्ठा उसकी कहीं पर भी नहीं है। तो ये इस कथा के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। तो वहां पे तथागत बुद्ध ने एक कथा सुनाई है, बोधिसत्व ने इसके समाधान के लिए कथा सुनाई है। उन्होंने कहा कि एक बार एक राजा था और राजा के पास एक महिला मुख नाम का मांगलिक हाथी होता था। और वही हाथी बहुत ही सीलवान था, सदाचारी था, किसी को कोई कष्ट नहीं देता था, ना कोई समस्या थी। बहुत ही सीलवान था, सीलों का पालन करता था और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो हुआ कि मतलब बात ये हुई कि कुछ दिन जो जहाँ पे हाथी बांधे जाते हैं, जो हाथी की शाला है मतलब उसका जो स्थान है जहाँ पे हाथी रहते हैं, तो उसके निकट कुछ जो चोर होते हैं, चोर लोग वहां पे आते हैं और आकर आपस में चोरी की प्लान करते हैं, बातचीत करते हैं, योजना बनाते हैं, उसको मारना है, उसको ये करना है, उसको वो करना है। तो वो चोरी की मंत्रणा जो हमेशा लगातार वो करते हैं, तो वो बात हाथी सुन रहा होता है। जो सीलवान हाथी है वो उस बात को लगातार हर रोज सुनता है और उनसे वो सीख ले लेता है कि भाई ये हाथी को ये लगा कि जो चोर है, जो बाहर लोग हैं, वो उसको सीख दे रहे हैं, वो उसको सुना रहे हैं, उसको बताने के लिए सिखाने के लिए वो बात उनको सुना रहे हैं। तो हाथी का व्यवहार धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वो बदल जाता है। तो जैसे ही हाथी का व्यवहार बदल जाता है, जो हाथी के जो महावत है, जो उसको खाना देने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए, उसकी सेवा के लिए उसके साथ आते हैं, तो एक दिन वही हाथी महावत को सूंड में उठाकर पटक देता है और वो महावत मर जाता है। मतलब हाथी हिंसक हो जाता है और हाथी में जो सारे सील है वो चले जाते हैं और वो दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है। तो ये बात जब राजा के पास पहुंचती है,
और राजा ये जानता है भाई ये जो महिला मुख हाथी है वो तो बड़ा सीलवान था, और ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई। तो वहां पर बोधिसत्व के सामने मतलब बोधिसत्व को बुलाया जाता है, और राजा के पास बोधिसत्व को बताया जाता है। भाई राजा बोधिसत्व को बताते हैं, बुद्ध को बताते हैं, भाई हमारे सामने ये समस्या है, हमारा एक बहुत ही सीलवान जो हाथी था और वो बदल गया है, और उसके सामने ये समस्या है, वो कुछ खाता पीता भी नहीं है, और इस प्रकार से आप उसको देखें। तो वहां पे जाके बोधिसत्व हाथी की जो केस स्टडी करता है, जो उसकी सेवा करने वाले लोग हैं उनसे पूछते हैं भी इसका कैसे व्यवहार था। तो वहां पे जो हाथी की सेवा करने वाले लोग हैं उनको ये बताते हैं कि कुछ दिनों से कुछ चोर जो हैं वो साथ में आके और यहाँ पे योजना बनाते हैं, बातचीत करते हैं, और वो सारी बातचीत हाथी को सुनाई देती है। तो बुद्ध समझ जाते हैं भाई ये जो समस्या कहाँ से पैदा हुई। तो ये समस्या वहां पे मतलब संगति का जो फर्क है वो सरेआम वहां पे नजर आता है। बुद्ध ने जैसे ही राजा को कहा भाई ये समस्या मुझे समझ आई है और इसका समाधान ये है कि वहां पे आप कुछ जो बुद्धिमान जो समण लोग हैं, मतलब उस समय तो जो भी कहते थे बुद्ध के जो संघ के साथी है, तो हम तो उनको समण ही मानेंगे, समण लोग। भाई वहां पे समण लोग अपनी संगीति लगाए, शनिचर्या करे, शनिपात बाउल करें, और आस पास मतलब आपस में इस प्रकार के जो गुणों की बात करें, प्रज्ञा, मैत्री, शांति, मतलब करुणा की बात करें, ये सारी बातें मतलब वहां पे वही प्रक्रिया जिस प्रकार से चोरों ने बात की थी, तो वही उस हाथी के साथ बैठ के, उसके पास बैठ के, तो वो बातें वहां पे मतलब संगीतियां लगी, लगातार लगती रही। और धीरे धीरे देखा गया कि जैसे ही मतलब हाथी के कान में वो आवाजें पड़ती रही, और हाथी फिर उसी तरीके से उसका व्यवहार बदल गया, और हाथी ने मतलब सारी बातों को सुन के फिर उसमें करुणा, मैत्री, दया, ये सारी भावनाएं और समण विचारधारा की सारी भावनाएं उसके मन में मतलब बैठ गई, और उसका व्यवहार फिर उसी तरीके से शीलवान और सदाचारी हो गया। तो कहने का भाव ये है कि संगीति का बहुत ही असर पड़ता है, संगत का बहुत ही असर पड़ता है। और ये जो कहानी है, जो कथा है, जो जातक कथा है, ये आज से 2600 साल पहले कही गई, और समण लोगों के लिए कही गई, और समण लोग इसकी प्रक्रिया को लगातार अपनाते थे। और लगातार अपना के ही ये सारे के सारे जो गुण हैं, जो पंचशील के गुण हैं, वहां पे लगातार लोगों में होते थे, और भिक्षुओं में भी होते थे। और इस तरीके से मतलब ये देवदत्त को लेके जो कथा कही गई है, और देव वो सारे के सारे जो भिक्षु है वो वापिस बुद्ध के संग में पुनः आ गए। जब असलियत का पता चला, सच्चाई का पता चला, जो मतलब सही बातों का जब उनको ज्ञान हुआ, तो ये बात समझ में आई, तो वो सारे के सारे भिक्षु बुद्ध के संग में वापिस आ गए। और देवदत्त का जो अंत है वो आप सभी को पता है भी किस तरीके से हुआ। तो हम आज इस कहानी के माध्यम से, जातक कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो समण संघ है वो लगातार अपने प्रयास करता रहे, लगातार प्रयास जारी रखें। जैसे ही हम सन्निपात बाहुल करेंगे, संगीतियां लगाएंगे, और अपनी बात लगातार लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे हमारे शिक्षक साथी हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे हमारे सीनियर बुजुर्ग साथी हो, महिलाएं हो, सभी मतलब इन विषयों पे, इस विचारधारा पे अमल करेंगे, और एक दिन हम निश्चित रूप से जुड़ने जोड़ने का जो कार्य है वो सफल होंगे उसके करने में। और जैसे ही हम लोग जुड़ेंगे तो उसी तरीके से हम जीत जाएंगे, और हमारा जो है संगे शक्ति योगे योगे लगातार जो मतलब जो नारा है वो सफल होगा। तो मैं इस आज के हमारे मुख्य वक्तव्य को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आप सभी साथियों को, सभी संगी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। अगर मेरी बात में कोई गलत बात मेरे मुंह से निकली है तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।